हम लोग ने साइकोलॉजी का एक बेसिक टच पढ़ा है अभी तक के हम लोगों ने। और ये समझा कि साइकोलॉजी का मतलब क्या है। तो साइकोलॉजी का मतलब क्या सीखा, द वे, बेसिकली द वे ऑफ ए बिहेवियर। अगर मोटा मोटा पकड़ेंगे साइकोलॉजी का एक वेरी बेसिक जो मीनिंग है कि कैसे इंसान बिहेव कर रहा है, वही मेनली वही होता है। ठीक है, वही साइकोलॉजी होती है। अब साइकोलॉजी में फिर हम लोग, अब ट्रीटमेंट किस पॉइंट ऑफ व्यू से हम बोलेंगे कि यार इसको साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, या इसकी साइकोलॉजी ख़राब है, इसका बिहेवियर ख़राब है, या इसका बिहेवियर एबनॉर्मल है ना, नॉर्मल के जैसा नहीं है। तो वो समझने के लिए कि नॉर्मल के जैसा नहीं है किसी का बिहेवियर, तो उसके लिए भी तो हमें हमें ये पता होना चाहिए ना कि नॉर्मल बिहेवियर क्या है और एबनॉर्मल बिहेवियर क्या है। ये भी तो मालूम होना चाहिए ना। वो कैसे पता चलेगा? तो वो पता चलता है कंपैरिजन से। तो यही सब चीज़ें हम लोग ने पढ़ा कि हम कंपेयर करते हैं अलग अलग। हमें हमें कैसे लगता है कि हाँ ये बिहेव नॉर्मल कर रहा है, कोई बहुत ज़्यादा हंस रहा है, बात बात पे हंस रहा है, बात बात पे हंस रहा है, तो हम बोलेंगे कि यार इसका बिहेवियर थोड़ा सा ऑकवर्ड है, नॉर्मल नहीं है। तो ये चीज़ हम कैसे जज कर रहे हैं? अब उसके हिसाब से कि नहीं भाई हम तो बार बार हंसेंगे, हमारे लिए तो ये नॉर्मल है। तो ये कैसे डिसाइड होता है? तो ये जब सोसाइटी में हम लोग रहते हैं, तो सोसाइटी में जो मेजोरिटी का बिहेवियर होता है, जो थिंकिंग होती है, वो उसी तरीके से फिर हम लोग को एक्सेप्ट करना पड़ता है उसके बिहेवियर को कि हाँ भाई ये नॉर्मल बिहेव कर रहा है। अभी कोई एक कंट्री में जाएंगे, जैसे कोई कंट्री है बहुत एक्सट्रीम लेवल का, वहाँ पर मतलब लड़ाई होती है, या छोटी छोटी बात में बहुत ही गुस्सा होता है, या बहुत ही लड़ाई होती, वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे गन रखे हुए हैं और बॉम्ब रखे हुए हैं। तो हमारे लिए बड़ा ऑकवर्ड होता है वो, हमारे लिए बहुत कि यार ये इतना एक्सट्रीम कैसे हो सकता है, क्योंकि हमारे हमारे कंट्री में तो इस तरह से, हमारे कंट्री में बच्चों के पास तो सब बच्चों किताबें होती हैं, बैग्स होते हैं, हमारे लिए नॉर्मल है। तो लेकिन उनके लिए अगर व्हेन यू गो टू, अब पैलेस्टीन जाओगे, अफ़गानिस्तान, एक टाइम पे अफ़गानिस्तान में भी छोटे छोटे बच्चों को डिफेंड करने के लिए, या अपने अपने राइट्स के लिए, उनके हिसाब से उनके राइट्स के लिए छोटे छोटे बच्चों को ट्रेन किया जाता है। छोटे बच्चों को दे आर यूज टू ऑपरेट वेपन्स, हैवी वेपन्स। तो हमारे लिए वो नॉर्मल नहीं है, ठीक है ना। तो इट डिपेंड्स, इन दिस इट डिपेंड्स, ठीक है। लेकिन फिर भी एक सोसाइटी में जब हम बिहेवियर अप्रोच की बात करेंगे, तो भी हमें पता चलता है कि यार अब कोई इंसान होता है ना, किसी किसी का बिहेवियर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने का है, ठीक है, छोटी बात में ज़ोर से चिल्ला रहा है, छोटी बात में ज़ोर से चिल्ला रहा है। तो वो कहीं पर भी किसी भी सोसाइटी में, इन आर वर्ड वर्ड, तो वहाँ तो ये चीज़ है ना एक्सेप्टेबल नहीं हो पाती। हम लोग को लगता नहीं यार ये तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, इसका जो बिहेवियर है वो समथिंग समथिंग डिसऑर्डर है ये, कि इतनी छोटी सी बात पे टू मच एंगर, टू मच एग्रेसिव नेचर है, या फिर बहुत सारे डिसऑर्डर होते हैं। जैसे कि 2-3 एग्जांपल अभी हम लोग ने पढ़ा था लास्ट टाइम, पर्सनालिटी स्प्लिट का भी, वो एक बड़े एक्सट्रीम लेवल के बिहेवियर होते हैं। वो लाखों में 1-2 लोगों के ही पाए जाते हैं, लाखों करोड़ों में 2-4-10 लोगों को पाए जाते होंगे स्प्लिट पर्सनालिटी का वाला। लेकिन इन जनरल दूसरे जो बिहेवियर की बात करेंगे इन आवर सोसाइटी, जैसे डिप्रेशन में चले जाना, तो ये भी एक साइकोलॉजी की प्रॉब्लम है, ठीक है, साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम है। या फिर एंगर, जैसे एंगर की बात, एंगर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंगर मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। छोटी छोटी बात में आजकल के बच्चे जो हैं छोटी बात में गुस्सा हो गए या लड़ाई करने चले आ रहे हैं, तो ये चीज़ होता है। फिर छोटे बच्चे, अगर हम एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो इतना ज़्यादा प्रेशर है, उनको इतना प्रेशर है कि दे अटेम्प्ट सुसाइड when you study data of last 5 years, you will see that कि कितने, you will find कि कितने लोग सुसाइड अटेम्प्ट कर चुके हैं स्टूडेंट लेवल पे। तो वो होता है पढ़ाई के प्रेशर की वजह से, वो भी एक साइकोलॉजिस्ट ही इश्यूज़ है ना। और इसके अलावा अगर आप इकोनॉमिकली देखोगे, तो फार्मर्स, किसान, खासकर महाराष्ट्र में काफ़ी सुसाइड होते हैं। अगर वहाँ उनका डेटा आप देखोगे तो उनका भी काफ़ी बड़ा डेटा है सुसाइड, लास्ट 5 या 10 ईयर्स का आप डेटा निकाल के देखो। तो एजुकेशन बेस पे अलग बिहेवियर अप्रोच बदलता है उसके प्रेशर का।
फाइनेंशियल प्रेशर का अलग तरीके से बिहेवियर बदलते हैं। फिर इसके बाद इमोशनल जो एक रिलेशनशिप्स होते हैं, ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकअप होता है, और रिलेशनशिप के उसके तो बहुत ही उसके भी बहुत ही एक अलग लेवल के, उसमें भी सुसाइड एंड ऑल केसेस हम सुनते हैं, न्यूज़ में सुनते हैं। तो ये चीज़ हमें क्या लगती है, सोसाइटी में ये एक्सेप्टेबल नहीं माना जाएगा ऐसा बिहेवियर। तो पहले तो हमने यही पढ़ा कि विच इज़ एक्सेप्टेबल, विच इज़ नॉन एक्सेप्टेबल, क्या एक्सेप्ट नहीं है, ये डिसऑर्डर है या ये नॉर्मल बिहेवियर नहीं। तो पहले तो हमने ये पढ़ा। तो ये चीज़ कैसे पता चली हमें, ये हमने ऑब्जर्वेशन से देखा कि यार इसका बिहेवियर है ना, ऑब्जर्विंग हिज नेचर, हिज डेली लाइफ और डेली रूटीन। अब जैसे कोई लोग डिप्रेशन में तो 3-3 दिन खाना ही नहीं खा रहे हैं, है ना, 4-4 दिन भूखे रह रहे हैं, अपने आप को भूखा रख रहे हैं, दे आर पनिशिंग देमसेल्फ। तो ये भी एक दिक्कत होती है। तो ये चीज़ हमने अभी तक के पढ़ रही थी कि ऑब्जर्वेशन से कंपैरिजन करके हमने ये देखा कि अलग अलग लोगों का अलग अलग ग्रुप वाइज भी देखा हमने, और जेंडर वाइज भी देखा, एज वाइज भी देखा, फाइनेंशियली, सोशल सोसाइटी में भी आप देखोगे अलग अलग कास्ट, अपर कास्ट, लोअर कास्ट है, तो लोअर कास्ट की अलग एक साइकोलॉजी है, फिर अपर कास्ट की एक अलग ही साइकोलॉजी है। तो इस तरह डिफरेंट वे से वी हैव एग्जामाइन एंड वी हैव ऑब्जर्व द डिफरेंट बिहेवियर बाय डिफरेंट वेज, राइट। तो ये तो हो गया, ये चीज़ हमने समझ ली कि ये साइकोलॉजी होती है, इस तरह चीज़ें होती हैं। फिर इसके बाद फिर अगर हम मेथड की बात करें ये कि यार कैसे इसको सॉल्व किया जाए। अभी तक तो ऑब्जर्वेशन था, समझने की कोशिश कर रहे थे यार किसकी का बिहेवियर नॉर्मल है, किसका नहीं है, ऐसा क्यों है। अब हम ऐसा बिहेवियर क्यों, ये भी हमने समझा कि रीज़न भी समझा हमने कि क्यों ऐसा है। किसी का इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ है रिलेशनशिप की वजह से, कोई फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से परेशान है, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से हमने, बारिश हो रही है एक्चुअली यहाँ पर काफ़ी, तो कभी कभी फेस टू फेस लेक्चर भी देना ज़रूरी है, जस्ट टू मेक आई कांटेक्ट से भी एक चीज़ें फेस टू फेस से ज़्यादा अच्छे से एक रिलेट होता है टॉपिक। तो इसीलिए मैं इस तरीके से अभी लेक्चर को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इट्स ऑल अबाउट साइकोलॉजी। तो इसमें कोई पर्टिकुलर फार्मूला, इस पर्टिकुलर अभी तो कुछ फार्मूला ऐसा नहीं था कि मुझे कुछ रिटन या कुछ ऐसे नोट्स मुझे देने पड़े। तो इसके बाद जो है वो क्लिनिकल मेथड है। तो इन क्लिनिकल मेथड नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दी साइकोलॉजिक इश्यूज़, ठीक है, कि जो भी साइकोलॉजिकली इश्यूज़ हैं साइकोलॉजी बेस पर, जो बिहेवियर में बदलाव है या डिसऑर्डर्स हैं, हाउ टू चेंज देम, ठीक है। तो किस तरह उनके बदलाव करना है, क्या मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो एक क्लिनिकल मेथड भी एक मतलब बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। इसमें हम लोग पेशेंट को जाना पड़ता है ना। पेशेंट जाता है, क्लिनिक जाता है या साइकोलॉजिस्ट के पास, तो साइकोलॉजिस्ट को अप्रोच करता है जब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि यार ये हम इस डिप्रेशन से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, या हमारा ये बिहेवियर है ये सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो या इमोशनली कोई ब्रेकडाउन है, पूरी तरीके से टूटा हुआ है, तो वो साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लेता है। बेसिकली अगर आउट ऑफ इंडिया आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखो ना, तो साइकोलॉजिस्ट का एक बहुत बड़ा करियर है। जैसे यूएसए में अगर हम बात की, जहाँ पे जितनी ज़्यादा लाइफ फास्ट है, वहाँ पे भाई साइकोलॉजिकली बहुत इश्यूज़ हैं और साइकोलॉजिस्ट की बहुत डिमांड है। तो खासकर जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, या फिर इंडिया की बात करेंगे तो जो मेट्रो सिटीज़ हैं, बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली, तो इस तरह जो मेट्रो सिटीज़ है वहाँ पर साइकोलॉजिस्ट का एक बहुत बड़ा करियर है, क्लिनिक्स हैं और लोग जाते हैं थेरेपी लेने, ठीक है। तो यही क्लिनिकल मेथड होता है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात की, यूएसए में बहुत डिमांड होती है साइकोलॉजिस्ट की, और लोगों को रिक्वायरमेंट होती है कि कोई हमें थेरेपी करे, मेंटली हमें स्ट्रॉन्ग बनाए। तो एक क्लिनिकल मेथड होता है, पेशेंट जाते हैं, पेशेंट को वहाँ बैठाते हैं, ठीक है, ऑब्जर्वेशन करते हैं उनसे, उनके जो इंटरनल इश्यूज़ हैं, तो काफ़ी प्राइवेसी को मेंटेन रखा जाता है इस पूरे प्रोसेस में। तो जो इंटरनल इश्यूज़ हैं वो इंटरनल इश्यूज़ को पेशेंट शेयर करता है अपने डॉक्टर से या अपने साइकोलॉजिस्ट से शेयर करता है वो। और फिर साइकोलॉजिस्ट क्या करता है, सबसे पहले जो पहला जो स्टेप होता है साइकोलॉजिस्ट का, वो होता है काउंसलिंग। फर्स्ट वो काउंसलिंग से कोशिश करता है कि यार काउंसलिंग करके पेशेंट मेरा ठीक हो जाए। तो एक क्लिनिकल मेथड है, ऐसा काउंसलिंग करना भी एक क्लिनिकल मेथड है। इससे प्रॉपर इसके प्रॉपर कोर्स होते हैं, उसका एक प्रोफेशन होता है कि काउंसलिंग, एक अच्छा काउंसलर, बड़े बड़े दलदल में कोई भी इंसान फंसा हुआ है, दलदल इन द सेंस
कि बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में है और काफ़ी उसको बिहेवियर इश्यूज़ हैं, तो काउंसलिंग सबसे पहला पार्ट यही होता है कि यार काउंसलिंग से इसको ना पहले मेडिसिन और इन सब से दूर रखा जाए, पेशेंट को काउंसलिंग करके उसको निकाला जाए। होता है क्या दवाई या ये भी एक इश्यू है कि मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए डिप्रेशन। अब मल्टीप्लाई कैसे होता है कि कोई अगर इंसान डिप्रेशन में है, डिप्रेशन वाइज इल है या मेंटली, अगर हम उसको बोले यार मेंटली इल है, ये जो वर्ड है ना, दैट वर्ड इज़ वेरी हार्श फॉर पेशेंट कि यार मैं मेंटली इल हूँ, मैं मेंटली डिस्टर्ब हूँ, तो उसको ऐसे वर्ड यूज़ नहीं करने चाहिए। क्या मुझे मेडिसिन खानी पड़ रही है, मेंटली मैं डिस्टर्ब हूँ क्या, मुझे मेडिसिन खानी पड़ रही है, मेडिसिन मुझे लेनी पड़ रही है। तो इस तरीके से साइकोलॉजी इस तरीके से ट्रीट नहीं करता है, वो पेशेंट को काफ़ी कूल और काम रखता है और कोशिश करता है काउंसलिंग करके उसके इश्यूज़ हैं वो दूर किए जाएँ, ठीक है ना। स्टूडेंट्स को भी जो लोग पढ़ाई का बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल प्रेशर लेते हैं, खासकर बड़े जो कॉम्पिटिटिव लेवल एग्ज़ाम है, यूपीएससी हुआ, जेई हुआ, नीट हुआ, या आप डेटा देखोगे तो काफ़ी लोग जस्ट लैक ऑफ काउंसलिंग बच्चे ना सुसाइड तक के अटेम्प्ट कर लेते हैं। चलो सुसाइड के केस तो सामने आ जाते हैं, कितने केस होते हैं जो डिप्रेशन में होता है सामने नहीं आते हैं केस, वो ऑफिशियल नहीं हो पाते हैं वो केस, ठीक है ना। तो हज़ारों बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं कि यार उनका वो कॉम्पिटिशन क्लियर नहीं हुआ। तो फॉर देम दे हार्डली नीड साइकोलॉजिस्ट, खासकर इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ पर बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रेशर है कंपटीशन का, क्योंकि फाइनेंशियली उतने ज़्यादा मजबूत नहीं है, उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर आप स्टूडेंट एजुकेशन, इंडिया के एजुकेशन देखोगे, उसके जो पॉपुलेशन देखोगे, 80% जो पॉपुलेशन है, 90% जो पॉपुलेशन स्टूडेंट्स का जो क्राउड है, पॉपुलेशन है, वो पूरी तरीके से डिपेंड करते हैं अपने जो आगे का करियर है वो एजुकेशन बेस पर, क्योंकि उनको फाइनेंशियली बहुत ही ज़्यादा वीक होते हैं। वो पूरी तरीके से उनको चाहिए ही होता है किसी तरीके से दे शुड क्लियर दी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम और दे कैन गेट ए गुड जॉब, क्योंकि उनको वो प्रेशर होता है और पेरेंट्स काफ़ी खर्चा कर रहे होते हैं पैसा उन पर, लाखों रुपए, 20 लाख 25 लाख रुपए खर्चा करते हैं। तो ये होता है कि बच्चे अगर अच्छे से पढ़ते हैं तो उनको उसका रिवार्ड भी मिलता है। तो ये होता है कि फ्री होकर पढ़ाई करना चाहिए बच्चों को, और फ्री माइंड होकर कि चलो आगे और भी ऑप्शन हो सकते हैं। ज़िंदगी सिर्फ इतनी नहीं है कि वहीं तक ही बाउंड्री है, वही सब कुछ है। ज़िंदगी ख़त्म करके तो कुछ भी नहीं मिलेगा। यू हैव टू स्ट्रगल, तुम्हें स्ट्रगल करना है, तुम्हें लड़ना है, यू हैव टू फाइट। भाई ज़िंदगी का नाम ही लड़ाई है, एक फ़ाइट है, एक स्ट्रगल है, पूरी लाइफ एक स्ट्रगल है, उससे हारना नहीं चाहिए। तो ये जो मैंने अभी बताया आपको, कि बहुत छोटा सा पार्ट मैंने दिया अभी, तो इसी तरीके से काउंसलिंग की जाती है, एक उनको रास्ते दिखाए जाते हैं, मोटिवेट किए जाते हैं। तो क्लिनिकल मेथड में जो प्रॉपर एक प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, फिर काउंसलिंग करने के बाद भी नहीं अगर उतना बेनिफिट मिल रहा है तो डेफिनेटली मेडिसिन हैं उसके। बहुत ही जो हैवी लेवल डिसऑर्डर्स होते हैं उनके लिए जो ट्रीटमेंट है वो टोटल फिर मेडिकल बेस पर ही ट्रीटमेंट होते हैं। हैवी लेवल के डिसऑर्डर्स अगर हम बात करें, जैसे कि मैंने स्प्लिट पर्सनैलिटी बताया, ठीक है ना, स्किज़ोफ्रेनिया बताया, तो और भी बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं। आगे चल के आप देखोगे तो वहाँ पे क्लिनिकल में ट्रीटमेंट में यू विल बी गेटिंग मेडिसिन्स और इंजेक्शन भी होते हैं उनको। जैसे ओवर क्राइंग भी एक साइकोलॉजिकल इश्यूज़ है कि बात बात पर रोना, है ना। बहुत से खासकर ये लेडीज़ और गर्ल्स का काफ़ी प्रॉब्लम होता है, छोटी छोटी बात में रोने लगते हैं, दे स्टार्ट क्राइंग अ लॉट। तो ये भी एक बिहेवियरल इश्यूज़ है, लेकिन ये सब चीज़ें काउंसलिंग से दूर हो जाती हैं। इसमें बहुत ज़्यादा हार्ड लेवल की मेडिसिन या उस तरह नहीं लेना पड़ता है। लेकिन जब हम एक्सट्रीम लेवल पे जाएंगे, तो बात कर रहे थे हम लोग क्लिनिकल साइकोलॉजी, तो यूएसए का अगर आप देखोगे आगे के पेजेस जब पढ़ोगे तो यूएसए का डेटा दिया हुआ है कि कितने % लोग क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट में जाते हैं। और इस तरह पूरा चार्ट, एक पाई चार्ट दिया हुआ है, उस पाई चार्ट आप पढ़ लेना। और अगर यूएसए की बात करें, क्योंकि जिस बुक से हम लोग रिफ़र कर रहे हैं तो यूएसए बेस पर है, तो यूएसए की बात करें तो मोर देन 1 लाख साइकोलॉजिस्ट ऑलरेडी है वहाँ पर, मोर देन 1 लाख। सोचो, अच्छा खासा फिगर है ये। और कंटिन्यू अप्रोच लोग करते हैं और वो सब बिज़ी रहते हैं, इतना ज़्यादा उनकी डिमांड होती है। यानी कि और भी इस पर अगर हम करियर की बात करें तो
तो बहुत ज़्यादा फील्ड ओपन है इसमें। तो फील्ड ओपन से मतलब ये कि यहाँ पर अभी फ़िलहाल मैं करियर गाइडेंस आपको नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ आपको कि सोसाइटी में कितनी नीड है। खासकर खासकर जो वेस्टर्न कल्चर का कंट्रीज़ हैं जहाँ पे लाइफ काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, तो कितनी ज़्यादा नीड है साइकोलॉजी की। एक मोर देन 1 लाख साइकोलॉजिस्ट है, वो ऑल आर ऑन वेरी हाई डिमांड। इतने ज़्यादा डिमांड पर है तो कितना लोगों को डिप्रेशन है, कितना लोगों को ज़रूरत है। पॉइंट मेरा ये समझाने का था। अभी कोई करियर में गाइडेंस या करियर काउंसलिंग नहीं कर रहा हूँ मैं आपको, तो ये चीज़ समझने वाली थी कि क्लिनिकल मेथड बहुत ही डिमांड में है। और इस मेथड में हम लोग पहले काउंसलिंग करते हैं, फिर जो साइकोलॉजिस्ट होता है काफ़ी प्रोफेशनल होता है साइकोलॉजिस्ट, वो उसके प्रॉपर सेशन होते हैं, थेरेपीज होती हैं, प्रॉपर सेशंस होते हैं, एक्सरसाइज होती हैं, काउंसलिंग होती है, फिर मेडिकल लेवल भी होता है, मेडिसिन भी दी जाती हैं, इंजेक्शन भी दिए जाते हैं। ये सारी चीज़ें क्लिनिकल मेथड में चलती हैं। तो कुल मिला के ये जो पार्ट था थोड़ा सा डेटाबेस पे पार्ट था, ये उसका डेटा आप पढ़ लेना, छपाई चार्ट दिया होगा, तो ये डेटाबेस पे पार्ट है। तो मैंने लेकिन काफ़ी हद तक के बहुत ठीक तरीके से मतलब मैंने समझा दिया है कि किस तरीके से क्लिनिकल मेथड में क्या होता है। इसके अलावा फिर भी अगर कोई इफ़ यू फाइंड एनी डाउट, और देखो भाई डाउट पूछा करो। साइकोलॉजी पढ़ना है कि यार मज़े वाली चीज़ें हैं ये सब, इसमें मज़ा आनी चाहिए, है ना। और यू हैव डेफिनेटली टू वे कम्युनिकेशन, वी शुड हैव टू वे कम्युनिकेशन। यू हैव टू आस्क, वी शुड हैव टॉक्ड ऑन पर्टिकुलर मैटर इफ़ यू रियली वांट टू एंजॉय साइकोलॉजी। ठीक है, तो बात करनी चाहिए, डिस्कस करना चाहिए। तो कोई भी पॉइंट निकालो, कोई भी एक करंट अफेयर से रिलेटेड कोई न्यूज़ भी आपको पता चली कि इट्स रिलेटेड विद बिहेवियर इश्यूज़, तो यू शुड हैव डिस्कस विद मी। आपको डिस्कस करना चाहिए। यही तो है पढ़ाई, यही तो स्टडीज़ है, ऐसे तो साइकोलॉजी पढ़ी जाती है। बुकिश में आप कितना पढ़ लोगे, ठीक है, पर्टिकुलर मेथड पढ़ लोगे, लेकिन जो मज़ा आती है, जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस होता है, तब टॉपिक लाया करो बीच बीच में। यू कैन रिमूव करंट अफेयर्स टॉपिक रिलेटेड विद बिहेवियरल इश्यूज साइकोलॉजी, तो वी कैन डिस्कस ऑन पर्टिकुलर मैटर। तो इसी तरीके से आपका जो साइकोलॉजी पर जो नॉलेज होती है, उसकी जो डेप्थ होती है, वो बढ़ेगी। ठीक है, तो आई होप जितना मैंने पढ़ाया है आपको समझ में आया है। फिर भी अगर इफ़ यू फाइंड एनी डाउट तो यू कैन आस्क मी। ओके, चलो बाय।